नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब राजीव गुलेरिया के पास अंजलि की किडनैपिंग का वीडियो आता है जो यहाँ पर शीला ने भेजा हुआ था और वो उसे 45 मिनट का टाइम देती है। तो इधर धनंजय और आलिशा भी जब बड़ी रानी और कैलाश अधिकारी को ढूंढते हैं तो अब तक उनके पास भी उनका वीडियो आ जाता है कि उनका भी किडनैप हो चुका है। एक तरफ यहाँ पर करण और स्वाति के पास भी रेखा मूर्ति के सुसाइड का वीडियो आता है कि उनके पास भी 45 मिनट का समय है, नहीं तो रेखा मूर्ति भी अपनी जान गंवा देगी। अब यहाँ पर ये सभी काफी चिंतित थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं मयूर कि तुम इन तीनों ही वीडियो को एक साथ स्क्रीन पर चलाओ। तो मयूर यहाँ पर तीनों ही वीडियो को एक साथ स्क्रीन पर चला देते हैं। जैसे ही यहाँ पर इन तीनों ही वीडियो के बैकग्राउंड को स्वाति मल्होत्रा देखती है तो अब स्वाति मल्होत्रा करण को ऐसे जताती है जैसे करण ने ही उसे कुछ बताया था। तो अब यहाँ पर स्वाति करण को हिंट देते हुए कहती है, करण देखो, तुमने एक बार मुझे बताया था कि जब मैं कॉलेज में थी तो अंजलि को कुछ लोगों ने किडनैप कर लेकर गए थे। जैसे ही स्वाति ने करण को ये सब कहा तो ये सुनते ही करण गुलेरिया और राजीव दोनों ही एकदम से ही अब उस बात के बारे में सोचने लगते हैं और अब वो बड़े ही ध्यान से उस बैकग्राउंड को देखने लगते हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर उन दोनों को एक हिंट दे रही थी कि ये बैकग्राउंड उन्हें वही वाला लग रहा है जब अंजलि को पहले किडनैप किया गया था। तो ये सुनते ही यहाँ पर अब इस बैकग्राउंड को देखते हैं तो अब करण गुलेरिया कहते हैं हाँ ये तो वही बैकग्राउंड ही लग रहा है। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं ये जो मारवास की पुरानी फैक्ट्री है जिसे ताऊजी ने शुरू किया था। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वही है। कुछ सालों में ही ये बंद हो गई थी, इसलिए तो ये खंडर बन गई है। इधर करण की ये बात सुनते ही अब कभी आलिशा कहती है कि तो फिर देर किस बात की है। अरे जब हमें उस लोकेशन के बारे में पता चल गया है तो हमें बस जल्द से जल्द वहां पर जाना चाहिए और उन्हें वहां से छुड़वाना चाहिए। आलिशा की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया कहते हैं मुझे नहीं लगता है आलिशा कि हमें इस तरह से एक साथ वहां पर जाना चाहिए। हम इस तरह से जल्दबाजी में कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों में से किसी ने कोई भी गलती की तो उन लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए हमें सोच समझ कर सब कुछ करना होगा। राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं राजीव तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। महेंद्र की इस बात का जवाब देते हुए अब राजीव गुलेरिया कहता है मेरे ख्याल से पहले मुझे और महेंद्र को पहले यहाँ से निकलना चाहिए और हमारे निकलने के जस्ट 15 मिनट बाद धनंजय, स्वाति और करण को और लास्ट में आलिशा, आकाश और मयूर को। क्योंकि देखो जिन लोगों ने ये काम किया है तो जरूर उनकी नज़र यहाँ पर हमारे गुलेरिया हाउस पर भी होगी और अगर हम सब एक साथ यहाँ से निकले तो उन लोगों को अंदाजा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हम लोग कोई भी अब ऐसी गलती करें, क्योंकि अभी हमें सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। हम उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होने देंगे कि हमें उस लोकेशन के बारे में पता चल गया है। इसलिए हम 2-2, 3-3 के पेयर में ही कुछ मिनटों के अंतराल के बाद ही यहाँ से निकलते हैं। राजीव की ये बात सुनते ही अब मयूर कहता है आकाश वहाँ पर क्या करेगा। मयूर की ये बात सुनते ही आकाश गुलेरिया बस यहाँ पर अब मयूर को ही घूर घूर कर देखने लगता है। तो अब यहाँ पर मयूर ने जब देखा कि आकाश उसी को ही घूर घूर कर देख रहा है, वो भी गुस्से में, तो अब यहाँ पर मयूर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है वो मेरा मतलब है कि वो यहाँ पर ज़्यादा सेफ है, क्योंकि देखो वहाँ पर आकाश की भी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मयूर की नज़रों में आकाश को फाइटिंग तो आती ही नहीं थी। मयूर की इस बात पर अब आकाश कहता है मैं भी जाऊंगा मयूर, और हाँ मुझे बहस बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस चीज में, क्योंकि देखिए मेरा वहां पर जाना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं वहां पर नहीं गया तो मैं यहाँ पर भी चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। मयूर की यहाँ पर आकाश की ये बात सुनते ही अब मयूर कहता है
ठीक है, फिर अगर तुम जाना चाहते हो तो अब मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले राजीव और महेंद्र ही गुलेरिया हाउस के लिए गुलेरिया हाउस में बने हुए पार्किंग एरिया में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो दोनों सबसे पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद अब वो अपनी गाड़ी को उसी लोकेशन के लिए ले लेते हैं। तो वहीं उनके जाने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये सब मुझे इतना आसान लग नहीं रहा है जितना ये दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उनकी इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो धनंजय, हमें पहले वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर देखना होगा, क्योंकि हमें अभी तक कुछ भी अंदाजा नहीं है कि वहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा होगा। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राजीव वहाँ जा रहा है, वो हमारी मदद कर देगा। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब अपने फ़ोन से अब अनिका को कॉल लगाने की सोचती है, क्योंकि इस यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में अनिका को अपडेट करना जरूरी था। इसलिए वो यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अनिका को कॉल लगा देती है। तो कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से आवाज़ आती है, हाँ माँ, आप पहुँच गई हैं पेरिस। अब अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं अनिका, वो मेरी बात अभी देखो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जो कुछ भी कह रही हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनना। मैं ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अनिका को सारी की सारी बातें बता देती हैं कि यहाँ पर जब वो लोग पेरिस के लिए निकल रहे थे तो किस तरह की सिचुएशन आ गई, यहाँ पर किस तरह से उनकी फैमिली के ऊपर चारों ही तरफ से मुसीबत आ गई है। तो वहीं अब ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब अनिका कहती हैं, क्या सच में माँ वहाँ पर इतना सब कुछ हो गया। लेकिन एनीवे आप सभी चिंता मत कीजिए, आप अभी उन सबको संभालिए, मैं भी उस लोकेशन पर जाती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अपने मन में सोचती है, आई होप कि सब ठीक हो, रेखा, रेवती और अंजलि, इन तीनों को कुछ ना हो और साथ के साथ कैलाश अधिकारी को भी। इधर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो उन लोगों को निकले हुए कुछ समय हो गया है, इसलिए मेरे ख्याल से अब हमें भी निकलना चाहिए। धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या हमें मास्क पहनना चाहिए। देखो अगर हम मास्क पहनेंगे तो शायद ये हमारे लिए ठीक होगा। करण की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं, करण मुझे नहीं लगता, क्योंकि नेत्रा हम सभी को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए क्योंकि हम बस उसी से छिपने के लिए ही तो मास्क लगा रहे हैं। लेकिन हाँ स्वाति तुम्हें मास्क जरूर पहनना चाहिए। अगर कोई ऐसा मूव तुम्हें लेना पड़े जिससे कि हमारे दुश्मनों को तुम्हारे ऊपर शक हो सकता है, तो इसलिए अगर तुम वहाँ पर मास्क लगा कर चलोगी तो वो ठीक रहेगा, जिससे हमारे दुश्मनों को पता भी ना चले कि इस मास्क के पीछे चेहरा किसका है। धनंजय की इस बात को सुनकर अब स्वाति कहती है, ठीक है तुम दोनों निकलो, मैं बस अनिका के साथ वहां पर आ जाऊंगी। स्वाति की इस बात पर करण गुलेरिया और धनंजय ये दोनों ही अभी स्वाति मल्होत्रा को थम्स अप का इशारा करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अभी उन्हें निकलना चाहिए। और अनिका भी एक अच्छी फाइटर थी, ये तो अब ये दोनों भी जान चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा स्वाति उसके साथ आ जाएगी। और वो दोनों भी अब वहाँ गाड़ी में बैठकर उसी लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ अब स्वाति बैकयार्ड की तरफ जाने लगती है। तो वहीं आकाश गुलेरिया आलिशा से कहता है, आलिशा तुम किंग से कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती हो। अगर तुम उन्हें कहोगी तो शायद वो हमारी बात को समझें। देखो हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा और क्या नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें इसके बारे में एक बार किंग से बात करनी चाहिए, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी अपडेट देनी चाहिए। ये सुनते ही अब कविना आलिशा कहती है, आकाश आप इस बात की चिंता मत कीजिए, हमें पता है कि हमें कब और क्या करना है। सो प्लीज ऐसे समय में हमें एडवाइस मत दीजिए। हमारे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि देखो जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हमें किंग को परेशान करना चाहिए। इस बात पर अब मयूर भी कहता है, क्या किसी की अनिका दीदी से बात हुई है। मयूर की इस बात पर अब आकाश कहता है, अरे इतना टेंशन था, मैं तो उससे बात करना ही भूल गया हूँ। ये कहते हुए ही अब आकाश अब अनिका को कॉल लगा देता है। तो वहीं कविना आलिशा अब अपने फोन से एक मैसेज टाइप करने लगती है, जिसमें वो लिखती है, मिस्टर किंग इट्स अर्जेंट, प्लीज कॉल कीजिए।
और इस मैसेज को लिखने के बाद अब वो इस मैसेज को सेंड कर देती है। और इस मैसेज को सेंड करने के बाद कविन आलिशा अब अपनी जगह से उठकर दूसरे रूम में चली जाती हैं, क्योंकि आलिशा को पता था कि अब बस कुछ ही सेकंडों में शायद किंग का उसके पास कॉल आ जाएगा। और यहाँ पर आलिशा का अंदाजा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि आलिशा जैसे ही वहां पर से उठकर चली थी तो कुछ ही देर के बाद उसके फोन पर अब किंग का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर अब कविन आलिशा अब उन्हें यहाँ पर हुई हर एक बात बता देती है कि किस तरह से यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा का, उनकी बड़ी रानी माँ का और कैलाश अधिकारी का और रेखा मूर्ति का ये सब इनका किडनैप हो चुका है। और साथ ही साथ अब वो किंग से कहती है कि वो लोग वहां पर अपने उन चारों आदमियों की डिमांड कर रहे हैं। और अब कहती है, अब किंग आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। देखो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आलिशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। किंग की ये बात सुनते ही कविन आलिशा कहती है, हमारी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए किंग। अब आलिशा की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज आती है, डोंट वरी रानी साहिबा, उनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। ये सुनते ही अब कविन आलिशा अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि कविन आलिशा को किंग के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा था कि अगर किंग ने उन्हें ये बात कही है तो वो उनकी रानी माँ को तो छोड़ो किसी को भी कुछ भी नहीं होने देंगे। तो वहीं अब आलिशा के कानों में अब आकाश की आवाज आती है, आलिशा तुम कहाँ रह गई, देखो जल्दी चलो हम लेट हो रहे हैं। ये सुनते ही अब आलिशा भी अब जल्दी से उस रूम से बाहर निकल कर अब हॉल में आ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर बारी इन लोगों की थी उस लोकेशन पर पहुंचने की। यहाँ पर जब आलिशा हॉल में आ जाती है तो उसके बाद अब वो आकाश और मयूर के साथ ही अब उसी लोकेशन के लिए वो भी निकल जाती है। इधर मारवा हाउस में अनिका अपने दिमाग में बस यही कैलकुलेशन कर रही थी कि आखिर वो इन तीनों को कैसे बचाए, क्योंकि अनिका जानती थी कि वहां पर दुश्मन तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में वहां पर नेत्रा भी हो सकती थी और नेत्रा के बारे में अनिका अच्छी तरह से जानती थी। तभी यहाँ पर अनिका के रूम का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो अनिका पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने रोहित खड़ा हुआ था। रोहित को देखकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आपको पता है वो। अब अनिका यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो सारी ही बातें बताने वाली थी अनिका ने, लेकिन इतना ही कहा था कि तभी रोहित अब अपने रूम का सबसे पहले दरवाजा बंद कर देता है। और अब रोहित दरवाजे को बंद करते हुए कहता है, हाँ अनिका, वो मुझे आलिशा ने फोन करके सब कुछ बता दिया है कि कैसे क्या हुआ है, मुझे हर एक बात के बारे में पता है। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मैं उसी लोकेशन पर जा रही हूँ उन लोगों को बचाने के लिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, तुम ऐसा करो, उस लोकेशन पर जाओ। वैसे मुझे पता है कि तुम अकेले ही उन सबको हैंडल कर सकती हो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, वहाँ पर नेत्रा भी तो होगी ना, और नेत्रा की शक्तियों के बारे में तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं नेत्रा को कैसे हैंडल कर पाऊंगी, और उसके लिए तो वहाँ पर आपका होना जरूरी है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, अगर अनिका मैं वहाँ पर गया तो फिर मासी को कौन ढूंढेगा। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अब नताशा मासी कहाँ पर है, क्या नताशा मासी भी गायब है। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है, पता नहीं यार, वो कहाँ पर है, क्योंकि मासी का भी कुछ भी आता पता नहीं है। वैसे मैंने अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने के लिए कह तो दिया है, शायद उन्हें उनके बारे में कोई तो खबर मिले। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, समझ में नहीं आ रहा मिस्टर मारवा, क्या करें, एक ही बार में सब तरफ से कैसे ही हमारे आदमी गायब हो रहे हैं। इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका एक काम करो, तुम अभी के अभी उस लोकेशन पर जाओ और देखो कि अगर उन चारों को बिना दिए ही सिचुएशन अगर हमारे कंट्रोल में हो जाए तो, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से इस बात को संभालने की कोशिश करें।
रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, मैं जाती हूँ, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे आपसे सच सच नहीं जानना है, क्योंकि आप मेरी बात को याद रखना। जो जो मैं पहले कह रही थी, मुझे पहले मम्मी और पापा की शादी वाली रात का सच जानना है। अब यहाँ पर रोहित अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी कुछ नहीं कहता, और ये कहते हुए ही अनिका अब रोहित को एक एग्रेसिव लुक देती है, और जैसे जैसे वो अभी भी उससे नाराज है। और अब वो यहाँ पर ये करके अपने कबर्ड से अपना ब्लैक कलर का जंप सूट निकाल कर अब बाथरूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने ही मन में सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो अभी ऐसे देख रही है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने, अभी जो ये ऐसे दिख रहा है वो हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिख रहा है। नेत्रा का मोटिव यहाँ पर कुछ और ही है। जरूर नेत्रा ने जो कुछ भी ये किया है वो बस हम सबको हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया है। वो जरूर कुछ और बड़ा करना चाहती है। या रोहित इधर अपने ही ख्यालों में था कि तभी अब तक यहाँ पर अनिका भी चेंज करने के बाद अब फिर से अपने रूम में आ जाती है, और वो यहाँ पर अब रोहित से कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, कहाँ कहाँ खो गए हैं आप, क्या सोच रहे हैं। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, अनिका एक काम करो, तुम एनी को ब्लैक कैट बनाकर उस लोकेशन पर भेज दो। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें गुलेरिया हाउस चलना चाहिए। देखो अनिका, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, लेकिन मिस्टर मारवा गुलेरिया हाउस क्यों, हमें गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहिए। यहाँ अनिका ने ये कहा ही था कि तभी उसके दिमाग में अब जोर से एक बात आती और वो कहती है, मिस्टर मारवा प्रिंसेस लतिका, क्या सच में प्रिंसेस लतिका को खतरा है। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वो फिर अब वो दोनों जल्दी से अपने बाथरूम से होकर सीधा ही नीचे सिगरेट लैब की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब तक रोहित और अनिका को अंदाजा हो गया था कि ये सब उन्हें सच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही ये सब किया गया है, ताकि वो सब हड़बड़ा कर उन सबको ढूंढने के लिए निकले और इधर वो गुलेरिया हाउस से प्रिंसेस लतिका को किडनैप कर लें। इधर कुछ देर के बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ लैब में पहुँचते हैं तो सामने भूमिका को देखकर अब अनिका कहती है, भूमिका तुम यहाँ पर। अनिका की इस बात पर भूमिका कहती है, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये हो क्या रहा है अनिका। इस बात पर अब अनिका कहती है, देखो भूमिका, अभी हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, इसलिए ये कहते हुए ही अनिका बहनी से कहती है, एनी मैं तुम्हें एक टास्क दे रही हूँ। तुम्हें अभी के अभी ब्लैक कैट बनकर मारवा हाउस से 50 किलोमीटर दूर एक बंद फैक्ट्री है, तो तुम्हें वहाँ पर ब्लैक कैट बनकर जाना है और तुम्हें वहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को एज अ ब्लैक कैट संभालना है। अनिका की ये कमांड सुनते ही अब बहनी कहती है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। और यहाँ पर अब रोहित भी अब जॉन से कहता है, जॉन देखो, ये माँ का नंबर है, तुम प्लीज इसे ट्रेस करो और हाँ पता लगाओ कि आखिर माँ कहाँ पर है, और वो जहाँ कहीं भी होगी उन्हें लेकर आओ। ये सुनते ही अब जॉन भी कहता है, ओके सर, कमांड एक्सेप्टेड। क्योंकि यहाँ पर अभी नताशा गायब थी, इसलिए रोहित अब यहाँ पर उसे नताशा का नंबर दे देता है, और ये कहते हुए ही जॉन भी अब चेंज करने के लिए चला जाता है। एक तरफ जहाँ एनी को भी अपना टास्क मिल चुका था, तो जॉन को भी नताशा को ढूंढने का काम मिल चुका था। और इधर अब यहाँ पर ये सब सुनकर भूमिका कहती है, क्या स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर तुम दोनों की हेल्प कर सकते हैं क्या। देखो, अगर उन लोगों की मदद से कोई काम हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं उन्हें अभी के अभी अपडेट दे देती हूँ। भूमिका की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, देखो भूमिका, हमें हेल्प तो चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वहाँ पर नेत्रा हुई ना तो वो हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ कर देगी, और उसके बाद तो फिर सिचुएशन हमारे लिए और भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा अपने ही लोगों से लड़ाई करना। ये सुनते ही भूमिका कहती है, अगर ऐसी बात है निका तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही ना। हम कैसे नेत्रा के डर से कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, उसका कोई ना कोई तो तोड़ निकालना ही होगा। अभी भूमिका ने ये कहा ही था कि तभी उसके कानों में अब एक आवाज आती है, सॉल्यूशन तो है भूमिका, लेकिन वो सॉल्यूशन टेम्परेरी है।
जैसे ही सभी के कानों में अब एक आवाज गई तो सभी अब उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं तो वहां पर सामने निखिल खड़ा हुआ था। निखिल को वहां पर देखकर अब अनिका कहती है, सच सच में निखिल, कौन सा सॉल्यूशन है, बताओ क्या सॉल्यूशन है उसका। ये सुनते ही अब निखिल, जिसके हाथ में एक बॉक्स था, अब वो निखिल अब उस बॉक्स को टेबल पर रखते हुए कहता है, अनिका मैडम, मैंने उस अन्यत्र को कंट्रोल करने के लिए कुछ बनाया है, लेकिन हाँ, ये सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। इस सॉल्यूशन के द्वारा हम उसे बस कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या क्या बनाया है तुमने निखिल। अब अनिका की ये बात सुनते ही निखिल कहता है, आप तीनों यहाँ टेबल के पास आइए, मैं आप तीनों को ही बताता हूँ। इधर निखिल की ये बात सुनते ही रोहित, अनिका और भूमिका ये तीनों ही वहाँ पर टेबल के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब निखिल उस बॉक्स को खोल देता है। अब जैसे ही निखिल ने ये बॉक्स खोला, इसके अंदर अब यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के आई ग्लासेस थे। उन आई ग्लासेस को देखकर अब अनिका कहती है, ये क्या है निखिल। अनिका की इस बात पर अब निखिल कहता है, रिलैक्स मैडम, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि गुलेरिया हाउस के लोग नेत्रा के सम्मोहन से कैसे आज़ाद हो गए। क्योंकि देखिए, एक समय ऐसा था जब गुलेरिया परिवार के सारे सदस्य नेत्रा के सम्मोहन में आ गए थे। निखिल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, तुम्हारा पॉइंट तो वैलिड है निखिल, लेकिन अभी यहाँ अनिका ने इतना ही कहा था कि तभी अब निखिल कहता है, मैडम, मुझे स्वाति आंटी की शादी में ये बात पता चली थी। वो राजलक्ष्मी मेरे पापा से कुछ अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी और साथ ही साथ वो किसी लिक्विड के बारे में भी बात कर रही थी। तो मुझे उस समय ये सब कुछ पता चला। निखिल की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, वो कैसा लिक्विड है, कौन से लिक्विड के बारे में वो बात कर रही थी। ये सुनते ही अब निखिल कहता है, मैडम, उसके बारे में तो मुझसे बेहतर आप ही पता लगा सकती हैं, क्योंकि देखिए, ये सब मेरा काम नहीं है। इसलिए इस बॉक्स में बस एक छोटी सी बोतल में मैंने उस लिक्विड को भर लिया है, क्योंकि जो लिक्विड वो मांग रही थी वो लिक्विड इसी बोतल में है। ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, इसलिए चोरी छुपे तुम गुलेरिया हाउस गए थे शादी की रस्मों को बीच में छोड़कर। एम आई राइट निखिल, क्योंकि मेरा ध्यान तुम्हारे ही ऊपर था जब तुम वहां पर होटल में उन सारी रस्मों को छोड़कर गुलेरिया हाउस के लिए निकल गए थे। जैसे ही भूमिका ने ये कहा तो भूमिका की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, भूमिका देखो, निखिल को बाद में डांट लेना, उसके लिए तुम्हें समय लगेगा, और वैसे भी शादी की रात तो पता नहीं किसने क्या क्या कांड किया है। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ है। ये कहते हुए ही अनिका रोहित को घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि अनिका के दिमाग में तो अभी भी वही बात चल रही थी कि रोहित उस समय शादी में था ही नहीं, बल्कि रोहित की जगह वहां पर राहुल था। वो भी यहाँ पर रोहित को ताना देते हुए ये सब कहती है। तो वहीं रोहित भी अब अनिका की इस बात को अच्छी तरह से समझ जाता है कि अनिका का पॉइंट किस तरफ जा रहा है। इसलिए रोहित अब अनिका को नजरअंदाज करते हुए उसकी बात को अनसुना करते हुए ही इधर उधर देखने लगता है, मानो रोहित की चोरी पकड़ी गई हो। तो इधर सामने से अब जोन और रैनी दोनों ही वहां पर आ रहे थे। अब यहाँ पर जोन आते ही कहता है, रोहित सर, आपकी मोम की लोकेशन लास्ट मल्होत्रा हाउस की थी, देखो मुझे उनकी लोकेशन मिल गई है। जोन की ये बात सुनते ही अब रोहित तो बस फटी हुई आंखों से बस जोन को ही देख रहा था। तो वहीं अनिका रोहित से कहती है, कहीं उन्हें तो नहीं पता चल गया है कि वो मल्होत्रा हाउस में हैं। ये सुनते ही रोहित अब अपने एक हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहता है, ओ गॉड, ये एक साथ सारी मुसीबतें आनी हैं क्या। और ये सुनते हुए अब जॉन कहता है, सर व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे आगे क्या करना है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, जॉन एक काम करो, उनकी लोकेशन को ढूंढते हुए ही तुम वहां पर जाओ, वहां पर, और जैसे ही तुम्हें वो मिले। तो भी यहाँ पर रोहित ने बस इतना ही कहा था कि तभी अब जॉन कहता है, डोंट वरी सर मैं उन्हें बचा कर ले आऊंगा, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि उन्हें नहीं बचाना है, उनसे किसी को बचाना है, क्योंकि देखो उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, उनसे किसी दूसरे को खतरा हो सकता है।
इसलिए तुम्हें तुम्हें उस दूसरे को बचाना है। अब उस शख्स को उनसे बचाकर उसे वहीं रहने देना और हाँ, माँ को यहाँ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि अब रोहित को जानने में ये देर नहीं लगी, क्योंकि रोहित जानता था कि वहाँ पर मल्होत्रा हाउस की लैब में, जो कि बेसमेंट में बनी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने यशवंत मल्होत्रा को रखा गया था। और अब क्योंकि नेत्रा खुद यशवंत मल्होत्रा की जान की, क्योंकि यहाँ पर खुद नताशा यशवंत मल्होत्रा की जान की दुश्मन बनी हुई थी, अब रोहित को पता चल जाता है कि कहीं उसकी मासी वहां पर यशवंत को मारने के लिए ही तो वहां पर नहीं गई हैं। इसलिए अब वो यहाँ पर जॉन को ये सब कह देता है। अब क्योंकि रोहित वहां पर खुद जाकर ये सब नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अब तक यहाँ पर बाकी सबको भी तो बचाना था। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब जॉन भी कहता है ओके सर, काम हो जाएगा। और ये कहते हुए ही जॉन अब अपने मास्क को लगाकर बाहर की तरफ जाने लगता है। वही अब एनी भी अब कहती है अनिका मैडम, मैं भी जा रही हूँ। ये कहते हुए ही एनी भी अब बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर अब भूमिका रोहित को ही देख रही थी कि तभी अब रोहित के पास अब चिराग का फोन आने लगता है। चिराग के फोन को अपने नंबर पर देखकर अब रोहित कहता है ओ गॉड, अब ये राहुल ने कोई गड़बड़ ना कर दी हो। देखो इस समय सच में जैसी जैसी बातें पता चल रही हैं, अब तो मुझे डर लग रहा है कि जरूर राहुल ने भी वहां पर कुछ ना कुछ तो कांड किया होगा। इस बात पर अब अनिका कहती है मिस्टर मारवा, आप इस पजल को सोल्व कीजिए। तो आप ऐसा कीजिए, आप अभी बस इन्हीं सब पजल्स को देखिए। इसलिए अभी के लिए तो मैं गुलेरिया हाउस में जा रही हूँ, क्योंकि देखो अभी गुलेरिया हाउस में पहुँचना सबसे ज़रूरी है। और ये कहते हुए ही अनिका उस बॉक्स से एक ग्लासेस को लेकर कहती है ये कितनी देर तक नेत्रा के साथ फाइट करने में हेल्प कर सकता है निखिल। अनिका की ये बात सुनते ही निखिल कहता है मैडम, आई हैव नो आइडिया कि ये कितने समय तक काम कर सकता है। निखिल की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है ठीक है निखिल, मैं इसे इमरजेंसी में ही यूज़ करूँगी। और हाँ, एक एक्स्ट्रा लेकर जा रही हूँ, क्या पता मुझे एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ जाए। अनिका की इस बात पर अब भूमिका कहती है अरे अरे अनिका रुको, हम भी तो चल रहे हैं ना। और ये कहते हुए ही भूमिका ने भी अब यहाँ पर एक ग्लासेस को लेकर अब अनिका के पीछे पीछे जाने लगती है। तो वहीं रोहित भी अब निखिल को साथ चलने के लिए कहता है। तो वहीं निखिल अब उस बॉक्स के अंदर से अब उस छोटी सी बोतल को वहीं टेबल पर ही रख देता है और वो अब उस बॉक्स को लेकर सभी के पीछे पीछे जाने लगता है। तो वहीं रोहित चलते हुए ही अब अपने फ़ोन को उठाकर हेलो कहता है। तो अब रोहित को सामने से आवाज़ आती है हेलो रोहित सर, प्लीज़ आप राहुल सर को समझाइए। देखिए मुझे इन्हें इस तरह से बार बार सोफे के साथ बांधना अच्छा नहीं लगता है। वो है कि वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है चिराग, एक काम करो, तुम उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे कुछ समय के लिए सुला दो। यहाँ क्या कम प्रॉब्लम है जो ये राहुल भी उसे और बढ़ा रहा है। देखो चिराग, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि अब मैं वहां पर आकर अब सबसे पहले राहुल को देखूं, क्योंकि यहाँ पर भी सिचुएशन सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। देखो चिराग, तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े तुम करो, लेकिन हाँ, राहुल को उनके करीब बिल्कुल भी मत जाने दो। रोहित की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर चिराग भी हाँ कहता है। तो इधर अब चिराग को ये सब कहने के बाद रोहित अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि सच में यहाँ पर सब तरह से इन सब बातों का पता चलने के बाद अब रोहित को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था राहुल के ऊपर। क्योंकि तो वहीं अब सभी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहीं अनिका कहती है सभी अच्छी तरह से गाड़ी में बैठ जाइए, क्योंकि मैं आज गाड़ी फुल स्पीड से चलाने वाली हूँ, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने पाँव को एक्सीलेटर पर रखती है। तो वहीं पीछे बैठे हुए निखिल और भूमिका दोनों ही अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं, क्योंकि भूमिका और निखिल ये दोनों एक बार तब भी फंसे थे जब वहां पर गाड़ी नहीं चला रही थी। इसलिए वो दोनों अब यहाँ पर डर के मारे एक दूसरे को ही देखते हैं। तो यहाँ पर अब भूमिका कहती है तुम दोनों जाओ, हम दूसरी गाड़ी में आ जाएंगे, क्योंकि हमें तुम लोगों के साथ मरने का शौक नहीं है। अरे चाहे वैसे हम बच भी जाएं, लेकिन इस गाड़ी में इतनी हवा में इतनी स्पीड में बैठकर तो हम लोग वैसे भी अपने होश में नहीं रहेंगे। इधर भूमिका की ये बात सुनते ही अनिका कहती है नहीं भूमिका, अब टाइम नहीं है। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ाने लगती है।
एक तरफ जहां पर ये सभी अभी गुलेरिया हाउस के लिए चारों के चारों निकल रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा ने आज काफी वक्त के बाद रेसिंग सूट पहना हुआ था। आयशा अब जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलकर अब बूढ़े किंग के रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ आयशा मारवा अब एलिवेटर के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी उसी एलिवेटर में आयशा को सामने अब रिया दिखाई देती है। इधर रिया भी जैसे ही अपनी दादी माँ को देखती है तो वो नीचे से ऊपर तक बस अपनी दादी माँ को ही देख रही थी, क्योंकि आयशा ने आज यहाँ पर रेसिंग सूट पहना हुआ था। रिया ने पहली बार अपनी दादी माँ को ऐसी किसी कॉस्ट्यूम में देखा था और इधर उन्हें देखकर तो रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। रिया यहाँ पर सच में एक शौक में थी और अब यहाँ पर रिया कहती है, दादी माँ आप कहीं जा रही हैं क्या, और वो भी ये रेसिंग सूट पहनकर। अब रिया की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, हाँ हाँ बेटा जा रही हूँ। वैसे आप यहाँ पर क्या आपको कुछ काम था क्या? अब अपनी दादी माँ की इस बात का जवाब देते हुए रिया कहती है, नहीं दादी माँ, वो मैं बोर हो रही थी तो सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ। रिया की ये बात सुनते ही आयशा मारवा रिया को एक फोरहेड किस करते हुए ही कहती है, रिया मेरा बच्चा, अभी दादी माँ को एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है तो अभी तो नहीं। इधर ये सुनते ही रिया कहती है, क्या आपका काम पोस्टपोन नहीं हो सकता है क्या दादी माँ? रिया की इस बात पर आयशा मारवा कहती है, नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस काम के लिए तो आपकी दादी माँ ने सच में बहुत लंबा इंतजार किया है। ये काम बिल्कुल भी अब नहीं टाला जा सकता। अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही रिया कहती है, वेट तो मेरा भी काफी लंबा है ना दादी माँ, उस सुपर विलन को मारने का। लेकिन वो विलन देखो ना, वो विलन तो मरता ही नहीं है। मैंने कितनी ही कोशिश की है। इधर रिया की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, तो फिर अपनी पावर पर काम करो रिया, और उस विलन की वीकनेस पर वार करो, क्योंकि देखो हर एक विलन की कोई ना कोई वीकनेस तो होती ही है। अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही रिया कहती है, ठीक है दादी माँ, फिर मैं वो गेम खेलने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे उसकी कोई वीकनेस नजर आए। आप भी अपना काम जल्दी से खत्म करके आ जाइए, उसके बाद ही हम बात करते हैं। रिया की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर अब रिया 4th फ्लोर की तरफ जाने लगती है तो वहीं आयशा मारवा अब टॉप फ्लोर की तरफ किंग से मिलने के लिए जाने लगती है। कुछ देर के बाद जैसे ही आयशा टॉप फ्लोर पर आती है तो वो अब किंग के दरवाजे को नॉक करने लगती है, क्योंकि किंग का दरवाजा भी यहाँ पर बंद था। कुछ देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने आकांक्षा खड़ी हुई थी। आकांक्षा को देखकर अब आयशा मारवा कहती है, क्या वो यहाँ पर अंदर हैं? आयशा की ये बात सुनते ही अब स्टैचू कहती है, क्या आप किंग की बात कर रही हैं? इस बात पर अब आयशा मारवा हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो भी यहाँ पर स्टैचू कहती है, ठीक है आप अंदर आइए। और ये सुनते ही आयशा भी अब अंदर आ जाती है। जैसे ही आयशा मारवा अब अंदर आती है तो वो देखती है कि किंग यहाँ पर अपनी बालकनी में खड़े हुए थे। इधर उनके सामने एक पंछी है। उस पंछी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उस पंछी के साथ बातें कर रहे हों। कुछ देर के बाद जैसे ही वो पंछी भी यहाँ से गया तो अब यहाँ पर किंग कहते हैं, कहाँ जाना है तुम्हें आयशा? और इतने सालों बाद तुम्हें रेसिंग सूट में देखकर सच बताऊं तो मुझे अच्छा लग रहा है। किंग की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, मुझे अभी दिल्ली जाना है। अब ये सुनते ही किंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब किंग कहते हैं, ठीक आयशा, लेकिन वापस कब आओगी? किंग की इस बात पर आयशा कहती है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ ये भी जाएगी। अब किंग यहाँ पर अपने स्टैचू की तरफ इशारा करते हैं। ये कहते हुए ही किंग पीछे मुड़कर अब अपने स्टैचू को देखने लगते हैं। तो अब यहाँ पर आयशा कहती है, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर मुझे अकेले ही जाना चाहिए। मैंने कुछ नियम बनाए थे, माँ ने मेरे लिए कुछ नियम बनाए थे। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं,
वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं जाओगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है आयशा। किंग की ये बात सुनते ही आकांक्षा कहती है, डोंट वरी कविना आयशा, अगर आप अपनी बहन से मिलने जा रही हैं तो मैंने आपकी बहन को देखा है, और मेरे ही थ्रू आपके पापा ने भी उन्हें देखा है। वैसे मुझे उनकी एक बात याद आई है कि आप हमारे युवराज को पियानो क्यों नहीं बजाने देती हैं। अब आकांक्षा ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही आयशा के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल जाते हैं, जिसे किंग ने भी नोटिस कर लिया था। उन्हें पता चल गया था कि जरूर कुछ ऐसा है जो कि उनकी नज़र से छुपा हुआ है। आयशा इधर अब अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हुए ही अब स्टैचू से कहती है, चलो जल्दी, मैंने इस दिन का बहुत लंबा इंतजार किया है, इसलिए मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। आयशा की ये बात सुनते ही अब स्टैचू कहती है, किंग हम जा रहे हैं। ये सुनते ही अब किंग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, और अब किंग कहते हैं, आयशा देखो, तुम जिस काम के लिए भी जा रही हो वो काम पूरा हो जाए, लेकिन एक बात और, उसे मौत से बेहतर जिंदगी देना, लेकिन हाँ उसे मौत मत देना, क्योंकि उसकी मौत उसकी बेटी के हाथों से ही होगी। क्योंकि यहाँ पर किंग अब समझ जाते हैं कि आयशा दिल्ली क्यों जाना चाहती है, क्योंकि आयशा भी अब यशवंत मल्होत्रा के साथ अपना बदला लेना चाहती थी। इसलिए अब किंग यहाँ पर आयशा की इस बात को समझते हुए ही कहती है कि तुम्हें जो करना है वो तुम करना, लेकिन उसे मौत बिल्कुल भी मत देना। और हाँ, ये एक नेक आत्मा की आखिरी इच्छा है आयशा, इसलिए मेरी बात को ध्यान में रखना। कुछ भी करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम उसके ऊपर कोई भी ऐसा वार मत करना जिससे उसकी मौत हो जाए। किंग की ये बात सुनते ही आयशा कहती है, मैं कोशिश करूंगी कि मेरी किसी भी चीज से उसकी मौत ना हो।